भारत का ट्रेड इंजन वही पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है और अभी-अभी इसने दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक ग्रुप्स में से एक का दरवाजा खटखटा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये डील भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, एक के बाद एक डील हो रही है। पहले यूके, फिर ओमान, फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। और अब भारत की नज़र एक और बहुत बड़े प्लेयर पर है, और वो है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जिसे हम जीसीसी कहते हैं। यकीन मानिए, ये डील भारत के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, एक मिनट रुकिए। इससे पहले कि हम ज्यादा एक्साइटेड हों, एक चीज क्लियर कर लेते हैं। अभी कोई फाइनल डील साइन नहीं हुई है। अभी जो हुआ है उसे कहते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन करना। इसे आप ऐसे समझिए कि ये बस बातचीत शुरू करने का एक रोड मैप है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये डील फिर से शुरू कैसे हुई। फिर समझेंगे कि ये जीसीसी आखिर है क्या। बातचीत के 5 मेन पिलर्स कौन से हैं, उस पर नजर डालेंगे। इसके इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल एंगल को भी खंगालेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे क्या होगा। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। ये डील जो आज इतनी सुर्खियों में है, आखिर 15 साल तक ठंडे बस्ते में क्यों पड़ी रही? आप सोचिए, ये मामला करीब 15 साल तक अटका रहा। बातचीत शुरू हुई थी 2004 में, 2008 तक चली भी, लेकिन फिर 2011 में जीसीसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया, सारी बातचीत रोक दी। तो सवाल सीधा सा है, इतने लंबे ब्रेक के बाद अब अचानक से इसे फिर से शुरू करने की इतनी जल्दी क्यों है? देखिए, इसका जवाब सिंपल है। दुनिया बदल रही है। जो बड़े बड़े ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ, वो अब उतने असरदार नहीं रहे। तो भारत जैसे देश अब किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वो खुद आगे बढ़कर अपने फायदे के लिए एक एक देश के साथ सीधे डील कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस जीसीसी की। ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आखिर है क्या, और भारत के लिए इसकी इतनी ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्यों है? तो जब हम जीसीसी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में 6 देश आने चाहिए। ये है सऊदी अरब, यूए, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। और ये सिर्फ देशों का ग्रुप नहीं, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस है। हाँ, एक जरूरी बात, अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। लोग ईरान और येमेन को भी जीसीसी का हिस्सा समझ लेते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो इसका हिस्सा नहीं है। तो आखिर इस डील में है क्या? मतलब टेबल पर कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं? चलिए उन 5 सबसे जरूरी पिलर्स पर नजर डालते हैं जिन पर बात होनी है। तो देखिए, इसके 5 मेन पिलर्स हैं। पहला, गुड्स का ट्रेड, मतलब हम उन्हें अपने कपड़े और खेती के प्रोडक्ट्स भेजेंगे और वो हमें अपने पेट्रोकेमिकल्स। दूसरा है सर्विसेज। भारत चाहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को वहां काम करने में आसानी हो। तीसरा, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी। जीसीसी के पास खरबों डॉलर के फंड्स हैं और भारत चाहता है कि वो पैसा बिना किसी डर के यहां इन्वेस्ट हो। चौथा, रूल्स ऑफ ओरिजिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ये पक्का किया जाएगा कि चीन अपना सस्ता माल जीसीसी के रास्ते भारत ना भेज दे। और पांचवां, एनर्जी सिक्योरिटी। भारत तेल और गैस के लिए इन देशों पर बहुत डिपेंड करता है, तो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स चाहते हैं। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आंकड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताते हैं। ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेसी का नहीं है, बल्कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने का भी है। ये पार्टनरशिप कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, $179 बिलियन। जी हां, इतना बड़ा है भारत और जीसीसी के बीच का सालाना ट्रेड। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है ट्रेड इम्बैलेंस। हम जीसीसी को करीब $56 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करते हैं, पर उनसे इंपोर्ट करते हैं $121 बिलियन से भी ज्यादा का। ये जो बड़ा सा गैप है ना, ये हमारी एनर्जी की जरूरतों की वजह से है। और यहीं पर यह रिश्ता बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये एक तरह का सिक्योरिटी स्वैप है। समझे, हमें अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब तेल और गैस, और उन्हें अपनी आबादी के लिए चाहिए फूड सिक्योरिटी, यानी अनाज। तो हम उन्हें खाना देते हैं और वो हमें फ्यूल। सिंपल। चलिए अब इसका जियोपॉलिटिकल एंगल देखते हैं, क्योंकि इस डील के तार पाकिस्तान और चीन से भी जुड़ते हैं। ये डील सिर्फ ट्रेड की नहीं, जियोपॉलिटिक्स की भी है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान फैक्टर की। देखिए, दोनों देशों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है।
पाकिस्तान हमेशा जीसीसी से फाइनेंशियल मदद मांगता है, वहीं भारत उन्हें एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ऑफर करता है। तो जाहिर है जीसीसी का झुकाव अब नई दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहा है। और अब आते हैं चाइना फैक्टर पर। चीन पहले से ही गल्फ में काफी मजबूती से बैठा हुआ है, तो इस डील के जरिए भारत न सिर्फ चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को भी मजबूत कर रहा है। तो आखिर में चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होगा और इस डील का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। इन सब बड़ी बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बातों के बीच एक ह्यूमन एंगल भी है जिसे हम भूल नहीं सकते। करीब करीब 1 करोड़ भारतीय जीसीसी देशों में रहते और काम करते हैं। वो असल में दोनों के बीच एक जीता जागता पुल हैं। तो अब आगे क्या होगा? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये एक मैराथन की शुरुआत है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इस पूरी डील को लागू होने में 1 से 2 साल आराम से लग सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, 15 साल की चुप्पी के बाद इस बातचीत का दोबारा शुरू होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या भारत अब खुद को वेस्ट एशिया के इकोनॉमिक फ्यूचर के नए सेंटर के तौर पर स्थापित कर रहा है,